जय जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन क्लास की तरफ से आज हम लोग जो है पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन करने जा रहे हैं जो आगे आने वाले सभी पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। इसका उपयोग जो है हम मेंस परीक्षा में भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस संगठन, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वर्ष 1972 है ना में ये स्थापना हुआ था और सदस्य हैं 193। मुख्यालय नैरोबी, केनिया है ना। अब हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों यानी कंडीशंस एंड ट्रेंड्स का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण एनवायरमेंटल इंस्ट्रूमेंट विकसित करना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय जो है वो ग्लांड में है, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है और सदस्य 1300। दोस्तों, ये 1300 जो है इसमें कंट्री और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो भी शामिल हैं, इसलिए संख्या ये 1300 है। ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है IUCN का यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज के क्षेत्र में कार्य करता है। फिर दोस्तों, वन्य पादप एवं जंतुओं के संकटपन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय साइट्स या वाशिंगटन कन्वेंशन है ना। वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटपन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय साइट्स या वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं इसको। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड और सदस्य हैं 183। इसका उद्देश्य जो है साइट्स का, CITES या वाशिंगटन कन्वेंशन का, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता, सर्वाइवल के लिए संकट उत्पन्न न करे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय स्थापना ये वर्ष 1929 में हुआ था कि वन जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो कन्वेंशन हुआ और इसके मुख्यालय जो है वो बॉन, जर्मनी में है। सदस्य 313 है ना। और इसका उद्देश्य जो है कि यह अभी समय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच, ग्लोबल फोरम प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF विश्व वन्य जीव कोष है ना, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना वर्ष 1961 1961। सदस्य इसके 100 हैं और मुख्यालय जो है ग्लांड, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और यह पर्यावरण, इसके उद्देश्य जो है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का, यह पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, शोध, रिसर्च एवं पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन के लिए कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। हम फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल स्थापना ये 1922 में बनाया गया था। सदस्य 121, मुख्यालय कैम्ब्रिज, UK। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का उद्देश्य यह पक्षियों एवं उनके आवासों, हैबिटेट्स का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना, तो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC और इसका उद्देश्य जो है पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। फिर है ग्रीन पीस। ठीक है। स्थापना वर्ष 1971। मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ठीक है दोस्तों। ग्रीन पीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड में है। ठीक है। और इसका ग्रीन पीस का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, आनुवांशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर दोस्तों वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। ठीक है। और मुख्यालय वेननिजन, जो जगह का नाम है वेजनिजन, नीदरलैंड में है। और मुख्यालय वेजनिजन, नीदरलैंड। और यह इसका उद्देश्य अगर हम देखें वेटलैंड इंटरनेशनल का, तो क्या है वो, यह आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
रॉटरडम कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। ये स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। सदस्य 157 है इसके, और इसका जो रॉटरडम कन्वेंशन का मुख्यालय भी रॉटरडम में ही है। जो रॉटरडम है कहाँ, तो नीदरलैंड में है ना। और रॉटरडम कन्वेंशन किस चीज़ के लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना है। तो रॉटरडम कन्वेंशन में का उद्देश्य जो है मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है और पर्यावरण को जो हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा हेतु जो पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय जो है उनका प्रबंधन में संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना है। ठीक है दोस्तों, रॉटरडम कन्वेंशन। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि दोस्तों ये कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये वर्ष 2001 में हुआ। स्टॉकहोम कन्वेंशन स्थापना हुआ और सदस्य 152 है। मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन का उद्देश्य जो है यह अनवरत जैविक प्रदूषकों परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन याद रखेंगे वर्ष 2001 में है ना। मुख्यालय स्टॉकहोम कन्वेंशन का स्टॉकहोम स्वीडन में है ना। और ये अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। हम लोग जो है कुछ दोस्तों इसमें हम लोग विविध के कुछ पॉइंट करते हैं जो पर्यावरण से ही संबंधित हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है जैसे कि हम लोग जो पहले जो चर्चा करते हैं इसमें कि पग मार्क टेक्निक है ना, पग मार्क टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है ना। पग मार्क टेक्नोलॉजी का प्रयोग वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत ये हुआ था। एजेंडा 21 जो है इसको याद रखेंगे, सतत विकास से है इसका संबंध। और रियो डी जेनेरियो है ना, ये ब्राजील का एक शहर है, वहाँ पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में प्रस्तुत किया गया था इसको। फिर क्या है, इको मार्क क्या है, तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रदान किया प्रमाणन चिन्ह है इको मार्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है, तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। फिर है दोस्तों कि ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया था। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल है ना, इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के जो संस्थापक हैं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, है ना। इस बात को याद रखेंगे। फिर क्या है कि किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को है ना को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया था, तो यह है फ्रांस, इसलिए फ्रांस काफी साफ सुथरा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है, तो वृक्ष मानव जिनको कहा जाता है उनका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन से संबंध है ये। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है, तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जिसे नीरी बोलते हैं NEERI कहाँ स्थित है, तो नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कि पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है, तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, तो वर्ष 1982 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई, वर्ष 2008 में। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है, हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश चीन है। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है,
पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। ठीक है, यह किस आंदोलन का नारा था? तो ये चिपको आंदोलन का नारा था। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन एवं जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? तो पांडा। ठीक है, याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर पांडा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इसका नाम महासागर विकास मंत्रालय था। ठीक है दोस्तों, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 1993 में, ठीक है, प्रारंभ किया गया था यमुना एक्शन प्लान। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कि सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, कुछ आंदोलन देखते हैं, है ना, और उससे संबंधित व्यक्ति देखते हैं। जैसे चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति जो हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरव देवी, चंडी प्रसाद भट्ट जी है ना। फिर हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन देखते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, बाबा आमटे। ठीक है दोस्तों, मैती आंदोलन, तो मैती आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो है वो है कल्याण सिंह रावत। ठीक है, फिर है बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन से जुड़े हुए लोग संत जाम्भोजी, अमृता देवी, बिश्नोई। ठीक है, प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, वर्ष 1992 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली वर्ष 2018 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर एक पॉइंट जो हम लोग देखते हैं कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, है ना। और फिर हम लोग इससे जुड़े हुए और भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन व संध्या करते हैं। और जैसे कि इम्पोर्टेंट ये PT के दृष्टिकोण से काफ़ी हैं। तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन भी बोलते हैं, ये पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहलाता है। ये 1972 को हुआ था। निर्णय क्या है इसमें हुआ था? इसमें पर्यावरण का मैग्ना कार्टा जिसे कहा जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन में, तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई थी, है ना। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो हुआ था। फिर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। फिर मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया ये प्रथम प्रयास था। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हेलसिंकी सम्मेलन। तो हेलसिंकी सम्मेलन 1924 को हुआ। सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा इसमें ध्यान रखा गया। ठीक है, फिर है लंदन सम्मेलन 1925 में हुआ। समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया। ठीक है दोस्तों, फिर है यूरोपीय वन एवं जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन, ये 1929 में हुआ। ये प्रजाति संरक्षण के लिए था। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वियना सम्मेलन, और ओजोन स्तर का संरक्षण करने का निर्णय लिया गया है इसमें। फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल सम्मेलन है, 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर है रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है रियो सम्मेलन को। यह 1992 में हुआ था। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम देखते हैं नैरोबी घोषणा पत्र। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में हुआ है। तो नैरोबी घोषणा पत्र में जो निर्णय लिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करने के बारे में निर्णय लिया गया था। ठीक है, फिर है क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसे, पृथ्वी +5 सम्मेलन भी बोलते हैं, है ना। ये 1997 में हुआ था। ठीक है, क्योटो सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना। ठीक है, वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कि माल्मो घोषणा पत्र, ये 2000 में हुआ। पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका, प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में होगी, इसकी चर्चा की गई थी माल्मो घोषणा पत्र में। फिर है इन्फोटेरा सम्मेलन डबलिन 2000 में, पर्यावरण से संबंधित सूचना का विस्तार इसमें होता है। फिर हम चलते हैं 2002 में जोहान्सबर्ग, रियो +10 सम्मेलन बोलते हैं, है ना, पृथ्वी +10 सम्मेलन इसे। ठीक है,
इसके बोलने का कारण दोस्तों ये इसलिए है, जो रियो डी जेनेरियो में पहला सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था। तो 1992 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो ये 2002 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए रियो प्लस 10 सम्मेलन बोला जाता है जोहान्सबर्ग सम्मेलन को, तो या पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है 2002 में सतत विकास पर बल दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति जताई गई, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जैसे UNFFCC है ना, भी कहते हैं, 2005 का है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना, ठीक है दोस्तों, है ना। फिर है कि नुसा दुआ सम्मेलन, बाली रोड मैप 2007, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक, वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव रखा गया था इसमें, ठीक है। बाली रोड मैप याद रखेंगे 2007 में आया, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक जो है वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव, काफी इंपॉर्टेंट है बाली रोड मैप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, कोपेनहेगन सम्मेलन, इसको पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, 2009। विकसित और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान करने का इसमें प्रस्ताव था। यह कम कार्बन अर्थव्यवस्था, लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना की गई, ठीक है दोस्तों, है ना। फिर है कानकुन सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन 2010 का है। इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया था कानकुन सम्मेलन में। फिर हम लोग चलते हैं डरबन सम्मेलन। डरबन सम्मेलन जो है COP17 बोलते हैं इसको, 2011 में आया। डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत क्या था कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना की गई थी, ठीक है, और इसको साकार कर दिया गया था, ठीक है। और हम जैसे कि कानकुन सम्मेलन 2010 में ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है, और यहाँ पर उसको जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कर दी गई डरबन सम्मेलन में। फिर दोहा सम्मेलन COP18 बोलते हैं जिसको, COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, COP18 जिसे 2012 में दोहा सम्मेलन हुआ। उसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास किया गया, ठीक है दोस्तों। फिर है रियो प्लस 20 सम्मेलन, है ना, इसको पृथ्वी 20 सम्मेलन भी बोलते हैं, ठीक है, 2012 में हुआ। ये पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया गया, द फ्यूचर वी वांट, ठीक है, ये याद रखना है, इसे हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। फिर है वार्सा सम्मेलन COP19 2013, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति हुई, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पे, है ना, वार्सा सम्मेलन 2013 में। फिर दोस्तों लीमा सम्मेलन COP20 2014, वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धताएं स्वीकृत हो गई। पेरिस सम्मेलन COP21 2015, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेरिस सम्मेलन 2015, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि की गई, है ना, क्या बाध्यकारी बना दिया है कि नहीं, आपको कार्बन उत्सर्जन करना ही पड़ेगा और उसकी एक मात्रा निश्चित की गई, ठीक है। ये पेरिस सम्मेलन COP21 2015 में हुआ था। फिर है बाब इंग्लिश सम्मेलन मोरक्को में हुआ है, COP22 इसको बोलते हैं, 2016 में हुआ था। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए माराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा की गई थी इसमें, ठीक है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि बॉन सम्मेलन जर्मनी COP23, ठीक है, फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया इसमें, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि काटोवाइस सम्मेलन COP24 जिसे बोलते हैं 2018 में हुआ। ये पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली तैयार की गई इसमें, ठीक है। और 2019 में जो हुआ वो मैड्रिड सम्मेलन स्पेन में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या निर्णय लिया गया कि जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट विविध हो गया दोस्तों। कुछ पॉइंट जो है हम लोग पहले कर रहे थे, कुछ पॉइंट जो है ओजोन लेयर से संबंधित कुछ पॉइंट कर रहे थे, है ना, उस कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें उसे भी देख लेना चाहिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए हम उन्हें भी ख़त्म कर लेते हैं। जैसे कि चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी, तो ये 26 अप्रैल 1986 को हुई थी, ठीक है, 1986 को हुई चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रदूषक और उसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जैसे कि देखेंगे अब हम कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक और दुष्प्रभाव की बात है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उससे श्वास संबंधी रोग होते हैं, ठीक है।
और फिर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्रदूषक है उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर है धूलकण, प्रदूषक क्या है, धूलकण। धूलकण से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, यकृत और वृक्क को क्षति मतलब कि यकृत लीवर जो है और किडनी जो है इसको क्षति पहुंचता है धूलकण से, इस बात का ध्यान रखना है। फिर सीसा जो प्रदूषक है और दुष्प्रभाव उसका कैंसर, है ना, सीसा का जो दुष्प्रभाव कैंसर के रूप में सामने आता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो जैविक मरुस्थल कौन कहलाती है, दामोदर नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों। फिर है पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथैनोग्लोबोबोनीमिया, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथैनोग्लोबोनीमिया। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं, तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन पाए जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, तो ग्रीन मफलर एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है। उसमें होता क्या है कि सड़क के किनारे जो है वो पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं ताकि जो है वो गाड़ियाँ जो चलती हैं उसकी ध्वनि जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके और वो पेड़ पौधों के द्वारा वो शोषण कर लिया जाए उसका। ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, इस पर्यावरणीय समस्या से ग्रीन मफलर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है ना, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है ना, तो पॉलीमर से निर्मित होने के कारण पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, MIC बोलते हैं उसको, है ना। इंसीनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो वर्ष 1924 में लागू किया गया था, है ना। फिर है कि कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो हाइड्रोजन, है ना। न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है सुपरसोनिक जेट विमानों से और ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। पार्थेनियम जिसे गाजर घास भी कहा जाता है कि पराग कणों से कौन सा रोग होता है, तो जो रोग होता है पार्थेनियम से चर्म रोग एवं दमा होता है। ठीक है। ये रेलवे लाइन के किनारे जो है आपको एक छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उसमें सादा सादा व्हाइट कलर के फूल होते हैं छोटे छोटे, है ना, पार्थेनियम घास बराबर देखने को मिल जाएंगे रेलवे के किनारे। ठीक है। चर्म रोग एवं दमा होते हैं। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं, तो लाइकेंस को अगर मिलता है तो लाइकेंस से क्या पता चलता है, वायु प्रदूषण के बारे में पता चलता है। ठीक है। फिर नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से उष्मीय प्रदूषण होता है, थर्मल पॉल्यूशन होता है। ठीक है दोस्तों। और इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सी है, रेडॉन गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। ठीक है दोस्तों, इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है कि इंडोर यानी कि घर में जो प्रदूषण होता है तो इंडोर वायु प्रदूषण उसको बोलते हैं। जैसे कि चूल्हा, अगर हम लकड़ी का चूल्हा जला रहे हैं तो उससे जो धुआं निकल रहा है ना, तो इसमें जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इससे जो होता है फेफड़े का कैंसर एवं रक्त का कैंसर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं कि ये काफ़ी फेमस है, इटाई रोग, है ना। तो इटाई रोग जो है किस धातु के कारण होता है, तो इटाई रोग जो है वो कैडमियम धातु के कारण होता है। ठीक है। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान यानी कि ऑक्टेन वैल्यू को प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो बेंजीन, टॉल्यून एवं जाइलिन मिलाया जाता है शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन वैल्यू प्राप्त करने के लिए। ठीक है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है, तो रक्त कैंसर, है ना। बेंजीन के कारण रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं, तो सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग जो है वो सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से होते हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं, तो आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। ठीक है। फिर कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है, तो न्यूमोकोनियोसिस, है ना। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है, तो न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है दोस्तों, है ना। ये फेफड़े संबंधी रोग, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। भारत में प्राय सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है, तो फॉस्फेट की अधिकता पाई जाती है। किस उद्योग में संलग्न उद्योगों में लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है,
तो जो व्यक्ति कपड़ा उद्योग में जो लोग काम करते हैं तो वहाँ पर बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है। ठीक है, फिर जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन जो है सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। ठीक है, जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन जो है वो क्रोमेटोग्राफी पद्धति से किया जाता है। ब्लैकफुट नामक रोग किस कारण होता है, तो ब्लैकफुट रोग जो है पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण जो है वो ब्लैकफुट रोग होता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है, तो जलीय जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको सोखने वाला पादप जो है वो जलकुंभी है। ठीक है, जलकुंभी है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है, तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। फिर है जीरोडर्मा पिगमेंटोसस नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है ना। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग जो है ये पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रे होता है इससे जो है ये विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है। ठीक है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसस। ठीक है दोस्तों, फिर जो है वायु प्रदूषक और उससे प्रभावित अंग की चर्चा करते हैं, जैसे कि एस्बेस्टस धूल है ना, जिससे एस्बेस्टस की छत बनती है, उस फैक्ट्री में काम करने वाले उस एस्बेस्टस धूल से जो है फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। सीसा से मस्तिष्क प्रभावित होता है और पारा से उदर, ठीक है, पेट प्रभावित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। ठीक है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग आज पर्यावरण से संबंधित जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिए और जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो दोस्तों आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और गुमिया मोटिवेशन हमेशा आपके साथ बना हुआ रहेगा। जय जोश।